अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। लेक्चर 29 पढ़ना है जिसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। ये वो फॉर्मल पैटर्न्स होते हैं जो मैनेजर्स को बताते हैं ताकि वो लोगों और ग्रुप्स को जोड़ सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उनको हासिल कर सके। यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये हमारे इनफॉर्मल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब इनफॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारे दफ्तरों में या फिर हमारी दोस्ती की वजह से खुद ब खुद डिवेल्प हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होता है। यहाँ से तो आपने देख लिया ना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारी ग्रुप डिसीजन की वजह से, दोस्तों में गपशप की वजह से या फिर हमारी जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंगली डिवेल्प हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवेल्प करता है चेंजेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा स्ट्रक्चर जो तब्दील करने का नाम है वो हमारा डिज़ाइन होता है। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो हमारी वर्क स्पेशलाइजेशन, इसके बाद है डिपार्टमेंटाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड सेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी चेन ऑफ कमांड होती है वो एक हमें विजुअल मैप प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो अथॉरिटी है वो किस तरह से इंडिविजुअल से लेकर टॉप पोजीशन तक जाती है और ये किस तरह से लेयर बन जाती है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये जो ऊपर की पॉइंट है स्टूडेंट, ये तमाम हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इस वजह से हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का भी हमने टच लिया था। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। ये एक ऐसा खाका होता है या मैप होता है जो तंजीम के स्ट्रक्चर की तस्वीर दिखाता है, जो हमारी तंजीम के स्ट्रक्चर की तस्वीर दिखाता है और ये भी दिखाता है कि कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमारी चेन ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन के रास्ते कौन से हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये चेन ऑफ कमांड हम पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उस वक्त ये तय करना ज़रूरी होता है कि किसके पास क्या पावर है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है स्टूडेंट? ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको आपकी जॉब के रिलेटेड काम करने हैं और जो गोल्स आपने अचीव करने हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी ड्यूटीज़ और हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, इन अदर वर्ड्स हमारा जो फ़र्ज़ होता है उसको लेकर। अब हमारी अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है हक या फिर इख्तियार। ये वो राइट है जो एक मैनेजर की पोजीशन के साथ आता है। इसमें लोगों को हुक्म देने, फैसला करने का हक शामिल होता है। और थर्ड है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही जवाबदेही है। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि अगर कोई गलत काम किया जाए या हदफ पूरा ना हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फैक्ट है, मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल फॉर डेलीगेटेड वर्क मे काज देम टू रेजिस्ट डेलीगेशन। तो अब इसका मतलब क्या है? अपने काम का कुछ हिस्सा, जिम्मेदारी या इख्तियार किसी दूसरे को सौंप देना, उसे हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसे याद रखना है कि अपने काम का थोड़ा बहुत हिस्सा या फिर अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी किसी और को दे देना क्या कहलाता है? हमारे पास डेलीगेशन कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट याद रखें, जो मैनेजर काम तो सौंपता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर की ही रहती है। मतलब काम तो उसने किसी और को सौंप दिया है, लेकिन ये बात हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि उस काम के लिए जवाबदेह कौन है। अगर कोई गलत हो जाता है तो वो मैनेजर ही जवाबदेह होता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो डेलीगेशन क्यों नहीं करते, यानी कि अपना काम दूसरों को क्यों नहीं देते? तो सबसे पहले तो उनको फेयर होता है, यानी उन्हें डर होता है कि जो उनके सबऑर्डिनेट हैं वो फेल हो जाएंगे तो मैनेजर्स की भी बदनामी होगी, क्योंकि वही तो जवाबदेह हैं। और दूसरी जो बात है वो है कि वक्त की कमी। वो सोचते हैं कि जितना वक्त सीखने में लगेगा इतनी देर में खुद कर लेता हूँ। मतलब कि जब भी हमने किसी को कोई टास्क देना होता है तो जाहिर सी बात है हम उसे सिखाते हैं, तो जितना टाइम सिखाने में लगना है उतने ही टाइम में हम वो काम खुद कर सकते हैं। इस वजह से ये भी वजह है कि हमारे जो मैनेजर्स हैं किसी को अपनी ड्यूटीज़ नहीं देते। अब देखें, इसके बाद है हमारे पास पावर का शौक। देखिए,
अपनी ताकत अपने पास हर कोई रखना चाहता है। और दूसरा स्टूडेंट जो मोस्ट फेवरेट है कि अपने काम से मोहब्बत, यानी वो काम करना पसंद करते हैं और खुद पसंद होते हैं, यानी कि वो अपने काम को खुद से परफॉर्म करते हैं। और दूसरा स्टूडेंट उन्हें थ्रेट होता है कि अगर उनके मातहत ने बहुत अच्छा काम कर लिया तो उनकी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सबसे सॉलिड है स्टूडेंट, क्योंकि कभी कभार जो हमारे अंडर होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और हमारी जो नौकरी होती है वो खतरे में आ जाती है। अब देखिए, अब हमारे स्टूडेंट जो हमारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं, ये तो बात हो गई ना कि हमारे जो मैनेजर्स थे वो क्यों डर रहे थे, लेकिन हमारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो वो भी रेजिस्ट करते हैं। वो क्यों रेजिस्ट करते हैं? वो फेल हो जाने से डरते हैं या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते। तो स्टूडेंट हमारी लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। जी हाँ, तो अब हम जल्दी से एमसीक्यूज कर लेते हैं। हम एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं। हमने अपना लेक्चर सिलेक्ट करना है 29। सबसे पहला एमसीक्यूज है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है। यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा नोट है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि आप ये हाईलाइटेड हैंडआउट और ये जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है हमें कब प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट जो हाईलाइटेड हैंडआउट हैं इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर 45 के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। वजह ये है, अगर मैं अभी आपको प्रोवाइड करती हूँ तो अभी मैंने तमाम जो हैंडआउट है उसे हाईलाइट नहीं किया। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रही होती हूँ उसके साथ साथ मैं ये हाईलाइट कर रही होती हूँ। तो जब मैं लेक्चर 45 अपलोड करूँगी तो उसके साथ ही आपको ये हैंडआउट मिल जाएंगे। और स्टूडेंट ये जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है इसकी एक्सेस मैं बहुत जल्द आपको दे दूँगी, क्योंकि स्टूडेंट इसकी थोड़ी सी कोडिंग है। इंशाल्लाह वो मैं करने के बाद आपको इसकी जो एक्सेस है वो फ्रीली दे दूँगी। अब देखिए स्टूडेंट, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए बना रही हूँ और एक खुशखबरी ये भी है कि मैंने आपके MTH 202 का भी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए आपको यूट्यूब से बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ एक सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर उर्दू कॉन्सेप्ट, इंग्लिश कॉन्सेप्ट, हाई पॉइंट्स, की पॉइंट्स, फार्मूलाज, एक्सरसाइज का सोल्यूशन, एग्जाम्पल्स का सोल्यूशन, तमाम चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, ताकि मैं बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सकूँ। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज पर। फॉर्मल जो हमारा पैटर्न होता है, फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरसेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट जो हमारा फॉर्मल होता है उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? प्लान के अंदर, चार्ट के अंदर या फिर अपने गोल के अंदर। तो इसे हम स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन डायग्राम प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट लाइन डायग्राम की जहाँ पर बात आ जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो स्टूडेंट अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी हम किस में डिस्कस करते हैं? हम चेन ऑफ कमांड में डिस्कस करते हैं। ये आपकी जो फाइल 2026 का जो क्विज है उसमें भी पूछा गया था। राइट टू टेल पीपल व्हाट टू डू। लोगों को ये बताना कि करना क्या है, वो क्या है, उनकी अथॉरिटी है कि क्या करना है, यानी कि हुक्म देना। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज़। तो स्टूडेंट ऐसी ऑब्लिगेशंस जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब ही फ़र्ज़ होता है। रिक्वायरमेंट टू आंसर फॉर द रिजल्ट। तो स्टूडेंट जब भी हम आंसर कर रहे होते हैं अपनी किसी भी काम के लिए जवाबदेह होते हैं तो हमने पढ़ा था ना, उसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मैनेजर वर्क, यानी कि अपने काम का थोड़ा बहुत हिस्सा किसी और को दे देना, वो हमारी होती है डेलीगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रीजन मैनेजर रेजिस्ट डेलीगेशन। जो हमारा मैनेजर होता है वो डेलीगेशन को क्यों रेजिस्ट करता है? क्यों रेजिस्ट करता है? लेजीनेस की वजह से, या टू मच टाइम, या ट्रस्ट, फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ, फियर ऑफ फेलियर की वजह से। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू से रीजन फॉर सबऑर्डिनेट टू रेजिस्ट। तो स्टूडेंट इसका भी यही सेम है कि रिस्क ऑफ फेयर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें स्टूडेंट, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।